अभिषेक राय अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल का सीरीज चल रहा था मानव और पर्यावरण के बीच में रिलेशनशिप के बारे में, गुरुजी से चर्चा चल रही थी। मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उस पे। तो गुरुजी ने बताया था कि इसको हम तीन भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला नियतिवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनियतिवाद। तो बातों-बातों में चर्चा हुई थी नीतिवाद पे और बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा हो गई थी नीतिवाद पे और जितनी भी डीप नॉलेज थी, सारी चीज़ें सामने गुरुजी ने रख दिया था। तो उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और सीरीज़ के अगले चरण में हम बात करेंगे संभववाद की, जो अपने आप में एक चीज़ें हैं कि सर ये जो संभववाद विचारधारा है, नियतिवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा में क्या अंतर है सर? जैसे नियतिवाद में आपने बताया कि पर्यावरण पे पूरा का पूरा सर्वोपरि माना गया था, पर्यावरण पे मानव डिपेंड था। तो संभववाद कैसी विचारधारा है? धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। अ, मानव और पर्यावरण के बीच का जो अंतर संबंध है उसमें जो नियतिवाद है, जी, नियतिवाद में प्रकृति सर्वोपरि है और मानव उसकी अंदर उसकी एक सीमा रेखा के अंदर रह करके अपने कार्य को करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रकृति जो है दाता की भूमिका में है और मानव जो है वो पता पाता की भूमिका में जी, है। प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव उसके अंतर्गत एक तत्व के रूप में, जैसे अन्य तत्व हैं उसी तत्व के रूप में मानव काम करता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, हुँ, या कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी जैसे ही स्टार्ट हुई, मानव की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ और मानव ने तमाम नए आविष्कार किए। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि मानव जो है प्रकृति का जो एक तत्व है हुँ, उससे कुछ बढ़ कर के है और मानव इस पृथ्वी का एक सबसे सशक्त जीव है, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है और सबसे शानदार काम करता है। प्रकृति के साथ जो इसका संबंध है वह मालिक और नौकर के बीच का नहीं है, ठीक? हुँ, हुँ, और वह प्रकृति के समकक्ष जाकर के बैठने के प्रयास में रहता है और वो कहता है कि हम इस पृथ्वी के पर्यावरण के साथ जो है समायोजन करने के बाद सब कुछ कार्य कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। तो ऐसा माना जाता है कि संभव से ही संभववाद की उत्पत्ति होती है या उसका विकास होता है। मूलतः जो संभववादी या संभववाद शब्द है वह अंग्रेजी के पॉसिबिलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। जी, और संभववाद या पॉसिबिलिज्म शब्द के जो प्रवर्तक हैं वो फेब्रे हैं, इब्रा जॉन फेब्रे। जी, तो फेब्रे महोदय के इस कह सकते हैं कि विचारधारा का प्रचार प्रसार सबसे बेहतर तरीके से जो है वाइडल डी ला ब्लास करते हैं। और हुँ, वाइडल डी ला ब्लास फ्रांस के एक ऐसे विद्वान हैं जो फ्रांस की पूरे शिक्षण व्यवस्था या उच्च शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ हुँ, संभववाद पे अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। उनके शिष्य उनसे प्रभावित होकर के संभववाद के समर्थक में आते हैं और वो लोग सब लोग मिल करके, मूलतः ये एक फ्रांस की विचारधारा है, ऐसा भी माना जा सकता है। इसका मतलब सर हम ब्लास को संभववाद के जनक के तौर पे भी देख सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, ब्लास ही संभववाद के जनक हैं, अच्छा, लेकिन जो संभववाद शब्द है जी। वो फेब्रे महोदय ने दिया। संभववाद शब्द फेब्रे महोदय ने दिया हुँ, और संभववाद विचारधारा के जो जनक हैं हुँ, वो ब्लास जी हैं। ब्लास। फेब्रे का सबसे शानदार कोटेशन है कि प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों में कि कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं हैं, बल्कि सब जगह संभावनाएं संभव हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। हुँ, प्रकृति जो है मनुष्य के सामने जो है सिर्फ विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करती है और व्यक्ति जो है या मानव जो है उन संभावनाओं का, उन अवसर का उपयोग करके वह हुँ, अपना विकास करता है, अपने पर्यावरण का विकास करता है और साथ ही जो है वह अपने देश, अपने समाज का विकास करता है। इसके बाद जो जीन ब्रून्स हुँ, हैं, जीन ब्रून्स अपने समय के फ्रांस के सबसे बड़े विद्वान हैं और इनका प्रभाव फ्रांस की पूरी शिक्षण व्यवस्था पर पड़ता है। हुँ, और फ्रांस के विकास में जीन ब्रून्स ने एक पत्रिका की स्थापना की, उसका नाम था एनल्स डी ज्योग्राफी। हुँ, इनकी कई पुस्तकें हैं जैसे फ्रांस का भूगोल,
पूर्वी फ्रांस का भूगोल, और सबसे शानदार इनकी पुस्तक है मानव भूगोल का सिद्धांत। मानव भूगोल का सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत में उन्होंने कुछ नए प्रयोगात्मक चीज़ों का प्रयोग किया। जैसे उन्होंने फ्रांस में पाए जाने वाले जो छोटे-छोटे पठारों का भाग था, उन पठारों पर मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतरक्रिया थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसको जो है पेज की एक संकल्पना विकसित की। पेज। पेज की। जी। मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, मानव तो एकाएक प्रकृति की गुलामता स्वीकार नहीं करता है। हुँ। मानव तो कोई एक पशु नहीं है, मानव एक कोई निष्क्रिय प्राणी नहीं है कि पर्यावरण जैसे रखेगा, वैसे मानव रहेगा। वैसे रह लेगा। हुँ। मानव एक जो है क्रियाशील प्राणी है, वो अपने पर्यावरण के साथ संघर्ष करता है, उनके साथ जो है कह सकते हैं आपकी पर्यावरण के साथ वो लगातार निरंतर रूप में जो है हुँ। परिवर्तन का कार्य करता है। वह प्राकृतिक परिदृश्यों को, भूदृश्यों को बदलने का प्रयास करता है मानवीय भूदृश्यों में। तो उन्होंने जो है जेनरेट वी का कंसेप्ट, संकल्पना डेवलप की, और उन्होंने बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के बीच में जो विशिष्ट जीवन पद्धति का विकास होगा, रहने के तरीकों का विकास होगा, उसके लिए उन्होंने जेनरेट वी का जो है कंसेप्ट विकसित किया था। हुँ, हुँ। इसके बाद आते हैं जीन ब्रून्स। जी। जीन ब्रून्स की विचारधारा जो है वो बड़ी शानदार है। उन्होंने तो कहीं-कहीं मानवीय अर्थव्यवस्थाओं को लुटेरी अर्थव्यवस्था बताया है, हुँ। और कहीं-कहीं जो है उन्होंने बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में बताया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो निरंतर परिवर्तनशील है, और पृथ्वी पर जो तत्व है, वो चाहे जड़ हो या चेतन हो, सब में एक निरंतर विकास है, और विकास की अवस्था में जो है हुँ। वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे नियतिवाद हुँ। में जो विचारधारा थी वो बताते थे कि जो मनुष्य है वो पूरा का पूरा प्रकृति पे डिपेंड है। हाँ, पूरा का पूरा लेकिन प्रकृति। जो अभी आपने जिन विद्वानों का नाम लिया हुँ, और उनकी जो कोटेशन आपने बताया, हुँ, उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे समझने में आ रहा है हुँ। कि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा रहा है, उसकी गुलामता नहीं स्वीकार कर रहा है, जबकि वो चैलेंज कर रहा है कि आप हमारे सामने चुनौती रखोगे तो हम आप उसको भी चेंज कर देंगे। हाँ, आप थोड़ा-सा इस प्रक्रिया को समझने के लिए जी। वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा कि जापान सॉरी जर्मनी हुँ। और फ्रांस के बीच का जो संबंध है, उन संबंधों को समझना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पतन के बाद जी। जर्मनी का पतन हो गया। हुँ। जर्मनी के अधिकांश समर्थक विद्वान वो नियतवादी थे। हुँ। उन्होंने नियतवाद पर जो है अपना बल दिया, लेकिन फ्रांस के अधिकांश विद्वान वो संभववाद से संभववादी। समर्थक थे। आप इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वैज्ञानिक क्रांति हुई, बौद्धिक चेतना जागी, मानव ने अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाने के अलावा अब वो संघर्ष करने के लिए आदी हो गए। हुँ। अब वो पर्यावरण के साथ, जैसा पर्यावरण का आदेश था, प्रकृति का आदेश था, सहर्ष स्वीकारने के बदले अब वो प्रकृति के साथ जो है संघर्ष की बात करता है, और कहता है कि हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं, हुँ। हम प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं, उसके भूदृश्यों में परिवर्तन करते हैं। हुँ। इसके क्रम में एक और विद्वान हैं, उनका नाम है किरचाफ। किरचाफ एक ऐसे विद्वान हैं जो ये बताते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे उत्तम जीव है, और वह ऐसा नहीं है कि प्रकृति की दास्ता एकाएक स्वीकार कर लेता है, और वह प्रकृति के साथ कुछ क्षेत्रों में सामंजस्य भी स्थापित करता है, हुँ। लेकिन जहाँ तक संभव होता है वह प्राकृतिक पर्यावरण को बदल करके मानवीय पर्यावरण में उसको कह सकते हैं कि परिवर्तित बराबर। करने का प्रयास करता है। सर किरचाफ। हाँ, सर बताइए। हुँ, कुछ चीज़ें छूट मतलब कि ध्यान आ गया। हुँ, आपने जिन वुन्स की एक कोटेशन दिया था कि उन्होंने बताया कि मानव जो व्यवस्था है हुँ, लुटेरी व्यवस्था है सर। हाँ, तो लुटेरी व्यवस्था सर हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जैसे बीए फर्स्ट ईयर में हैं अभी कुछ हाँ, थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है।
तो उनके हिसाब से मानवीय जो पद्धति है या मानवीय व्यवस्था है, वो लुटेरी व्यवस्था कैसे है सर? अच्छा, मानवीय जो व्यवस्था है जिन-ब्रून्स के हिसाब से, जी। जिन-ब्रून्स बताते हैं कि प्रकृति ने में जो प्राकृतिक तत्व हैं, जी। जो मानव के क्रियाकलाप हैं, हुँ। मानव अपने आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ज़मीन के अंदर से जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सारी चीज़ों का दोहन कर रहा है, हुँ। जंगलों को काट कर के साफ कर दे रहा है और कृषि योग्य भूमि तैयार कर रहा है, नदियों पे बड़े-बड़े पुल बनाए दिए जा रहे हैं, नदियों के मार्ग बदले जा रहे हैं, हुँ। नदियों के समानांतर ही या नदियों से कह सकते हैं आपकी अच्छी नहरों का विकास किया जा रहा है, पर्वतों पे हिल स्टेशन डेवलप किए गए, पर्वतों पर जो है अच्छे बड़े शहर बसाए गए। तो यह जो व्यवस्था है प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। हुँ। मानव अंधाधुंध तरीके से पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है उसकी बगैर परवाह किए हुँ। वह प्राकृतिक तत्वों का दोहन कर रहा है। यह दोहन की जो प्रक्रिया है वर्तमान समय में हुँ। जिसमें संरक्षण है ही नहीं। वो कहते हैं कि आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, हुँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो है आप उसके संरक्षण की बात करें। अगर आप संरक्षण नहीं करेंगे तो ये प्राकृतिक तत्व कुछ एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं। हुँ। हो सकता है कि वो भविष्य में समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार की जो हमारी पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है, उसमें जो हमारा आर्थिक क्रियाकलाप है, उस आर्थिक क्रियाकलाप को इन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था संभववाद में सर और कहाँ तक जा सकते हैं? संभववाद में जैसे किरचॉफ के बाद जो है ईसा बोमेन आते हैं। ईसा हुँ। बोमेन मूलतः जो है अमेरिकी विद्वान हैं। ईसा बोमेन जो है थोड़ा-सा फ्रांस की तुलना में कम कट्टर संभववादी हुँ। विचारधारा है। यह मानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण है, हुँ। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वह मानवीय क्रियाकलापों को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं हुँ। और ये बतलाते हैं कि हुँ। जो मानव है, वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य करता है, पर्यावरण के साथ जो है संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद जो है, वह हुँ। एक नए भूदृश्यों का निर्माण करता है। हुँ। ईसा बोमेन की पुस्तक है न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड हुँ। या हिंदी में कह सकते हैं नई दुनिया, हुँ। नया विश्व। हुँ। इसके अंतर्गत वो जो लोग यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से माइग्रेट करके अमेरिका जाते हैं हुँ। और अमेरिका जाने के बाद अमेरिका के भौगोलिक वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में वो किस तरीके से मानव अपनी संस्कृति का अमिट छाप छोड़ता है, अपने क्रियाकलापों की अमिट छाप छोड़ता है। हुँ। ईसा बोमेन ने उसमें बहुत शानदार तरीके से जो है बतलाया है। बताएँ। ईसा बोमेन के बाद एक विद्वान आते हैं जॉर्ज टैथम। जी। जॉर्ज टैथम जो है हुँ। वो मानव का जो संबंध है उसके पर्यावरण पर, हुँ। उसको थोड़ा-सा उदारी प्रक्रिया या उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत जो है परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। हुँ। और बताते हैं कि जैसे मानव जो है हुँ। पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित नहीं, मानव के द्वारा पर्यावरण के द्वारा मानव नियंत्रित नहीं है बल्कि मानव पर्यावरण से प्रभावित है और प्रभावित होकर के वह जो है अपना सारा काम संपादित करता है। हुँ। और रही बात जो है पर्यावरण और मानव के बीच की जो संबंध है, हुँ। उसमें जो संभववादी विचारधारा का है, संभववादी विचारधारा का जो मूल सिद्धांत है, यह फ्रांस और फ्रांस से बाहर अमेरिका तक पहुंचता है। लेकिन बाद में इसका पुनः जो है विरोध होने लगता है कि यह विचारधारा मूलतः पर्यावरण के विनाश के ऊपर आधारित है। जी। तो इस पे काफ़ी जो है फिर चर्चाएँ हुई और इस विचारधारा का विरोध हुआ, इसकी आलोचना हुई। इसकी आलोचना का सबसे सामान्य पहलू था कि इसमें मानव की क्षमता से ज़्यादा सर्वशक्तिमान माना जाने लगा। मतलब जो भी है मनुष्य है। जो भी है वो मनुष्य है, प्रकृति कुछ नहीं है। हुँ। प्रकृति जो है वह गौण है, हुँ। मनुष्य सर्वोपरि है, मनुष्य अपनी अ, बौद्धिक बौद्धिक क्षमता, हाँ।
तकनीकी के आधार पर वह पर्यावरण में परिवर्तन ला देता है। सर और कुछ छोटे-छोटे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे चिड़िया को देख के मनुष्य ने उड़ने के लिए हवाई जहाज़ बना लिया। शायद ये भी संभववाद के ही उदाहरण हो सकते हैं या हैं। नहीं, वो सब नियतवाद के उदाहरण। नहीं जैसे जैसे हवाई कार्ल रिटर है नियतवाद में, जी। वो कहते हैं कि अगर हमको प्रकृति के बारे में जानना है, हुँ, तो हमको प्रकृति से पूछना होगा। जैसे अगर हम पनडुब्बी बनाते हैं, तो उसका सेफ आकार मछली के आकार का विकसित होगा। अगर हम हवाई जहाज़ बनाते हैं, हुँ, तो वो चिड़िया के आकार का डेवलप होगा, क्योंकि उसके उड़ने की जो प्रकृति है हुँ, और वायुमंडल में उसकी जो तैराव की स्थिति है, तैराव का जो सिद्धांत है, वो चिड़िया के पंख, चिड़िया के आकार का ही विकसित होगा। हुँ, और जैसे आप ये उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं, हुँ, वो पशुओं के आकार पे जो है, 4 पैरों हुँ, वाले पशुओं के आकार पे जो है उनकी परिकल्पना की गई, बाद में उनको जो है उस आकार में डेवलप किया गया। तो वह नियतवाद का कह लेकिन ये सकते हैं तो कि संभववाद के हिसाब से ही हो सकता है ना? हाँ, संभववाद में है, लेकिन जो है अब आप प्रकृति पर निर्भर हैं, प्राकृतिक सिद्धांतों को आप मानते हैं। जी। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अगर आप जो है प्राकृतिक तत्वों का मानवीकरण कर दें, हाँ, जैसे आपने अपनी इच्छा के अनुसार जो है वन क्षेत्रों को काट करके वहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वृक्ष लगा दिए। जैसे मान के चलिए कि गर्म का मौसम चल रहा है सर अगर हुँ, और टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, हाँ, तो हमने एयर कंडीशन का उपयोग कर लिया, तो हाँ, ये तो संभववाद हाँ, होगा? ये संभववाद है। ये संभववाद का जो है जी। अंतर्गत आएगा। जैसे कि मानव ने किया क्या कि जब इसके पास बौद्धिक क्षमता हुई, तकनीकी का विकास हुआ, हुँ, तो इसने जो है तमाम तरीके के नए आविष्कार किए, जिसमें जो है शीत प्रदेशों में हरितगृहों का निर्माण किया, हुँ, उसमें जो है गर्म प्रदेशों की सब्जियाँ उत्पादित की गईं। हुँ, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आप जलवायु परिवर्तन से इसको जोड़ सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हुँ, वहाँ जो है नारे निकाल देंगे। एयर कंडीशनर हाँ, घर बनाए गए और उन घरों में जो है लोग रह करके जो है सम मौसम का जो है आनंद ले सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जो बड़े-बड़े मरुस्थल थे, उनमें नहरें बनाई गईं, नहर बना कर के उनमें सिंचाई किया गया। जैसे उदाहरण के रूप में आप इंदिरा गांधी नहर। भारत में जो है इंदिरा गांधी नहर आप हुँ, देख सकते हैं। हुँ, तो ये जो है संभववाद के उदाहरण हैं। और जैसे आप बड़े-बड़े हिल स्टेशनों पे जो है बड़े शहर बना दिए गए, उनको जाने के लिए रास्ते बना दिए गए। कुछ कृत्रिम झीलें बना दी मानव ने हुँ, अपनी जैसे आवश्यकताओं को ध्यान में गोविंद रखकर। बल्लभ हाँ, गोविंद बल्लभ पंत है, हाँ, राणा प्रताप सागर झील है। हुँ, अब नदियों पे जो बाँध बनाए गए, हुँ, वो भी संभववाद की विचारधारा के अंतर्गत आप सम्मिलित कर सकते हैं। मानव ने क्या किया कि उस पे बाँध बना करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने जो है वहाँ से नहरें निकाली, जल आपूर्ति के लिए बड़े शहरों में जल की आपूर्ति करवाई और बिजली उत्पन्न करके जो है उसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में भेजा, लोगों की आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। तो लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि इसका वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी आलोचना भी हुई होगी सर? हाँ, इसकी इसीलिए तो आलोचना हुई कि अब कह सकते हैं आप कि पर्यावरणीय प्रदूषण फैलने लगा। वो प्रदूषण जिस पे नियंत्रण करना मुश्किल होने लगा, नई बीमारियाँ पैदा होने लगीं। जैसे नहरों पे नदियों पे बाँध बना करके नहरें निकाली गई, तो नए क्षेत्रों का जो है आप कह सकते हैं कि अ, जल भ एग्रीकल्चर जलभराव। लैंड का डेवलपमेंट किया गया। एक तो ये तो एक प्रभाव था कि सकारात्मक प्रभाव था। लेकिन अब उन क्षेत्रों में अधिक जल भराव के कारण जो है ज़मीनें बंजर होने लगीं। लोग प्रभावित क्या कहते हैं कि दूसरे जगह चले गए। हाँ, एक स्थान से छोड़ कर के उन स्थानों में जाकर के बस जैसे गए। हम टेहरी डैम को ले सकते हैं सर। हाँ, टेहरी डैम को आप ले सकते हैं कि जी। उन क्षेत्रों में जब डैम बनाए गए, तो हुँ, कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पे जल प्लावित हो गए। हुँ, तो जल प्लावित क्षेत्रों से जो है मानव उस वन्यजीव स्थान को छोड़ कर के चले गए। वहाँ की पूरी पारिस्थितिकी जो है वो डिस्टर्ब हो गई और वहाँ से लोग छोड़ के चले गए। कई कह सकते हैं हज़ारों हेक्टेयर के जो क्षेत्रफल का जंगल था, वो अधिक जल जमाव के कारण सूख गया जो है। विद्रोह भी तो हुआ था सर, विरोध भी हुआ था इसका।
अब विरोध तो होना लाज़मी है कि आप अगर बाँध बनाएँगे तो बाँध से उस तरफ की जो ज़मीन होगी उसमें पर्यावरण को नुकसान हाँ, पहुँचा। जल प्लावन होगा, जल हाँ। प्लावन के बाद जो है वो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो जो वहाँ का लोकल लोग आवासित हैं, हुँ। उनको वहाँ से भी स्थापित होना पड़ेगा। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण होगा और उसके बाद अगर भूकंप आते हैं, बाँध टूटता है, तो इससे और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसका भारत में सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है आप मेधा पाटकर जी द्वारा जो है हुँ। नर्मदा नदी पर बना हुआ जो बाँध है, सरदार सरोवर। हाँ, सरदार सरोवर बाँध, हुँ। उसको आप देख सकते हैं कि उसका बहुत विरोध हुआ। हुँ। लेकिन हमारी ज़रूरत भी है। कई जी। जनजाति ट्राइबल जो क्षेत्र थे वो सब जलमग्न हो गए उसमें। हाँ, जनजातीय क्षेत्र जलमग्न हो गए, हाँ, जनजातियों को उस स्थान से जो है जाना पड़ा। अन्य क्षेत्रों की तरफ जाना पड़ा। वो ग्रामीण क्षेत्रों को और वन वाले क्षेत्रों को छोड़ कर के शहरों में जो है वो मज़दूर होने पर विवश हुए जो है। तो ये सब जो है संभववाद के जो है कह सकते हैं आपकी हानिकारक पक्ष थे। और इसके अलावा ये शानदार था कि मानव के विकास की एक अवस्था थी हुँ। और इसमें मानव को सर्वोत्तम या सबसे ऊपर माना गया। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण फैला और इसका खूब विरोध हुआ। इसके विरोध के बाद एक नई विचारधारा विकसित हुई जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में ठीक है। धन्यवाद ठीक सर। धन्यवाद।